नमस्कार। चर्चा में आप सभी का स्वागत है। हमारे देश में दधीची ऋषि हुए जिन्होंने देवताओं के कल्याण के लिए, लोक के कल्याण के लिए अपनी अस्थियां तक दान में दे दी। लेकिन आज समय बदल चुका है। आज लोग मानव अंगों का व्यापार करते हुए भी हिचकते नहीं हैं और धड़ल्ले से, कभी चोरी छिपे, ये मानव अंगों का व्यापार भारत में फल फूल रहा है। अभी हाल ही में गुड़गांव में जब किडनी रैकेट का खुलासा हुआ, सारी दुनिया को पता चला तो हम सब सकते में आ गए। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस तरह के रैकेट्स के बारे में पता कोई पहली बार चला है। अक्सर इस तरह के खुलासे होते रहते हैं। आखिर क्या वजह है कि इतने सारे लोगों को मानव अंगों की आवश्यकता है लेकिन वो उन्हें मिल नहीं पाते? क्या वजह है कि इस तरह के रैकेट फल फूल रहे हैं? आज इन्हीं सब बातों पर हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमेशा की तरह हमारे साथ जनता जनार्दन तो है ही, लेकिन हमारे साथ यहाँ डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, विशेषज्ञ बैठे हुए हैं जो हमें बताएंगे क्या कुछ पेचीदगियां हैं, क्या कुछ मुश्किलें हैं और क्या वजह है कि इस तरह का व्यापार फल फूल रहा है। लेकिन इनसे बात करें इससे पहले भारत में क्या स्थिति है मानव अंगों के का जो ये कमी महसूस की जा रही है, इनकी क्या कुछ स्थिति है, आइए इस पर एक नजर डालते हैं। हमारे से गुर्दा बताया कि गुर्दा निकालेंगे और तुम्हें 1 लाख रुपए देंगे और छोड़ देंगे, किसी का आगे जिक्र मत करना। इंसान के प्रति कितना बेरहम हो सकता है, या फिर इंसानी जिंदगी की कीमत आज कितनी सस्ती आंकी जा रही है, इसका मुजाहिरा एक बार फिर देखने को मिला जब हाल ही में दिल्ली से सटे गुड़गांव में 100 करोड़ से भी अधिक के मानव अंगों के व्यापार यानी किडनी रैकेट का खुलासा हुआ। यूं तो मानव अंगों की खरीद फरोख्त या फिर सौदेबाजी की वारदातें दुनिया भर में देखने सुनने को मिलती हैं, जहां विकसित से लेकर विकासशील देशों में ये एक बड़े अवैध उद्योग का रूप ले चुका है। भारत की ही बात करें तो गुर्दों या फिर मानव अंगों की तस्करी, उनकी चोरी या फिर तिजारत के अब तक कई बड़े खुलासे हो चुके हैं। 1993 में मुंबई, फिर 1995 में दिल्ली और बाद के वर्षों में हैदराबाद, चेन्नई जैसे बड़े शहरों में इस तरह के अवैध धंधों की बातें उजागर हो चुकी हैं, जहां पैसों की लालच में गरीबों का शोषण होते देखा गया है। लेकिन हाल ही में जब गुड़गांव में इस धंधे का खुलासा हुआ तो ये पहली बार पता चला कि उत्तर भारत के 5 प्रांतों में ये कारोबार बाकायदा एक संगठित उद्योग के तौर पर चलाया जा रहा है, जहां या तो पैसों का लालच देकर या फिर फर्जी तौर से गरीबों के अंग निकाल लिए जाते हैं। गुड़गांव प्रकरण में जहां एक और मानव अंगों की मांग और उसकी उपलब्धता की बात सामने आई, तो वहीं फर्जी मेडिकल डिग्री के साथ खेलते कथित डॉक्टरों का गोरख धंधा भी उजागर हुआ। अगर भारत की ही बात करें तो यहाँ हर साल तकरीबन 1.5 लाख लोगों को प्रत्यारोपण के लिए गुर्दों की आवश्यकता होती है, जिनमें वैध रूप से महज 3.5 या 4 हजार लोग ही प्रत्यारोपण करवा पाते हैं और लगभग 6,500 लोग डायलिसिस का सहारा लेते हैं। ऐसे में सवाल उन 1,40,000 मरीजों का आता है जिन्हें प्रत्यारोपण के लिए गुर्दों की तलाश रहती है। जाहिर है इन सभी प्रत्यारोपण की आवश्यकताएं अवैध रूप से ही पूरी की जा सकती हैं। दरअसल भारत में अंगदान ही नहीं, रक्तदान को लेकर भी कोई सामाजिक सोच नहीं तैयार की जा सकी है, जहां एक आदमी स्वेच्छा से दान कर सके। इस तरह का दान बेहद मजबूरी में ही होता है, जब अपने किसी खास रिश्तेदार को इसकी जरूरत पड़ती है, जिसका नतीजा है कि रक्तदान या फिर अंगदान के लिए लेने वालों की तो बड़ी भीड़ खड़ी है, पर दान देने की उदारता या साहस कम लोगों में ही दिखता है। रक्तदान और गुर्दे का दान, यही 2 ऐसे दान हैं जिन्हें जीवित आदमी कर सकता है और इस गुर्दे पर ही जीवन निर्वहन कर सकता है। शायद यही कारण है कि रक्तदान और गुर्दे के दान में मानव अंगों का ये काला कारोबार इतना फल फूल रहा है। जहां तक मृत्यु के बाद शरीर के अन्य अंगों की बात है, तो हमारे यहाँ आम आदमी में इस बाबत कोई जागरूकता ही नहीं पैदा की जा सकी है। नेत्रदान को लेकर जोर शोर से अभियान चलाए गए और उसके वांछित नतीजे भी देखने को मिले, लेकिन मृत्यु के बाद शरीर के अन्य अंगों के दान पर आम लोगों की जिज्ञासाएं और जानकारियां दोनों ही नहीं पूरी दी जा सकी। मानव अंगों के अवैध कारोबार का एक बड़ा कारण वो कानूनी अड़चने भी हैं, जिनके चलते भारत में इस अमानवीय कृत्य को बढ़ावा मिल रहा है। कानूनी प्रावधानों के मुताबिक खून के रिश्ते या फिर भावनात्मक तौर पर जुड़े लोग ही अपना गुर्दा दान कर सकते हैं, जिसके लिए उन्हें एक एफिडेविट भी देना पड़ता है, जिस पर राज्य स्तर की कमेटी तमाम पड़ताल के बाद अपनी मुहर लगाती है। भावनात्मक रिश्ते की आड़ ही एक सुलभ रास्ता बन चुका है, जिसके जरिए पैसों की लालच देकर गरीबों का शोषण किया जा रहा है। गुड़गांव कांड के बाद सरकार ने कहा है कि नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट 1994 में सुधार किया जाएगा तथा इसे सरल और पारदर्शी बनाया जाएगा।
जिससे अंग प्रत्यारोपण की जटिलताओं को दूर किया जा सके। इस वास्ते आगामी बजट सत्र में सरकार द्वारा एक संशोधन विधेयक भी लाने की बात कही गई है, जिसमें कुरैशी कमेटी के प्रस्तावों को सम्मिलित कर अंगदान करने वालों तथा उनके रिश्तेदारों को इंसेंटिव देने के प्रस्ताव हैं। प्रस्तावित संशोधन में विदेशियों के ट्रांसप्लांट के मुतालिक भी बातें कही गई हैं, जिनमें उनके ट्रांसप्लांट के नियम को पारदर्शी और कड़ा बनाया जाएगा, जिससे मेडिकल टूरिज्म के नाम पर भारत के शोषण को रोका जा सके। इसी के साथ संशोधन में अंगों के अवैध कारोबार करने वालों के लिए भी सख्त सजा का प्रावधान भी किया जा रहा है। प्रस्तावित संशोधन कितना फुल प्रूफ होता है, ये तो अब वक्त ही बताएगा। 1994 के एक्ट का माहौल तो हम देख ही चुके हैं। इन सब बातों के अलावा आज सवाल डॉक्टरों के आचरण और निजी नर्सिंग होम्स के कारोबार को लेकर भी उठ रहे हैं। जहां एक ओर डॉक्टरों के आचरण को संयमित करने की जरूरत है, तो वहीं कुकुर मुत्ते की तरह फैलते निजी नर्सिंग होम्स के कारोबार को नियंत्रित और पारदर्शी बनाने की भी है, क्योंकि भारत में अंगों के व्यापार को लेकर जितने भी खुलासे अब तक हुए हैं, उनमें निजी नर्सिंग होम्स ही लिप्त पाए गए हैं। ये कड़वा सच है, और ये कड़वा सच दानवीरों के देश का है। दानवीर कर्ण हमारे देश से हुए और भी कई दानवीर हमारे वहां हुए, लेकिन अगर मानव अंगों की बात करें तो उस मामले में उतनी दानवीरता हमारे देश में नजर नहीं आती। बहरहाल हमारा ये कार्यक्रम तो हम अभी शुरू करेंगे ही, लेकिन अगर आप हमारे इस कार्यक्रम में शरीक होना चाहते हैं तो SMS के जरिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा आज का सवाल है कि क्या अंगदान के प्रति अगर जागरूकता को बढ़ाया जाए तो क्या उससे मानव अंगों का जो व्यापार हो रहा है, जो कारोबार हो रहा है, क्या वो रुक सकता है? अगर आपका जवाब हाँ में है तो लिखिए CMP A, और अगर ना में है तो लिखिए CMP B और कर दीजिए SMS 5676733 पर और बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ यहाँ हमारे दर्शकों में बैठे हुए हैं वेद प्रकाश जी। वेद प्रकाश जी ने भी एक गुर्दा लिया, लेकिन अपने पिता से। वेद प्रकाश जी, मुझे बताइए, आपके पिताजी क्या फौरन तैयार हो गए थे आपको किडनी देने के लिए, या वक्त लगा था कुछ? फौरन तैयार हो गए जी। क्या आपको लगता है कि अगर आपको पिताजी गुर्दा नहीं देते तो आप बाहर मार्केट में तलाश करते? जी, अगर नहीं देते तब तो करना पड़ता ही। तो क्या इस तरह की मार्केट काफी फल फूल रही है? आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है जब आप इस दौर से गुजरे थे? क्या कुछ आपने सुना? मैंने सुना था कि जो पारिवारिक जो गुर्दा होता है वो ज्यादा सक्सेस होता है और बाहर का उसमें चांसेस कम होते हैं सूटेबल के। तो जब आप अपने पिताजी से गुर्दा ले रहे थे तो क्या आपने ये भी सोचा था कि मैं पिताजी को क्यों कष्ट दूं, क्यों ना मैं बाजार से ही ले लूं? ऐसा कुछ विचार आपके मन में आया? नहीं, ऐसा तो नहीं आया। कि उनको मालूम था कि गुर्दा देने से कोई उनको परेशानी नहीं होगी, वो फौरन तैयार हो गए। और आप भी तैयार हो गए? ये एक अच्छा एग्जाम्पल था जिसमें पिता तैयार हो गए पुत्र के लिए। हमारे साथ एक और यहाँ पर हमारे दर्शक बैठे हुए हैं जिनको एक और गुर्दे की तलाश है। आपने पहले भी एक गुर्दा लिया और अब फिर आप खोज रहे, क्योंकि वो गुर्दा भी काम करना बंद कर चुका है। मुझे ये बताइए, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? आपने एक ट्रांसप्लांट कराया, अब एक दूसरा ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं आप, और लाइन में कहीं लगे हुए हैं। अपना एक्सपीरियंस। मुझको पहली बात तो मेरे परिवार से ही गुर्दा मिल गया था। मेरी माताजी ने मुझको गुर्दा दिया था और इस बार मेरी अपनी बहन मुझको गुर्दा दे रही है। लेकिन हाँ, ये भी सच है कि इस तरह का व्यापार हमारे समाज में बहुत फल फूल रहा है। कई दलाल लोग इस तरह का काम करते हैं, लोगों को गुर्दा दिलाने का पैसे के एवज में। और जिस तरह हमारे समाज में गरीबी भी है, तो कुछ गरीब लोग पैसे के एवज में गुर्दा देने को तैयार भी हो जाते हैं। जब आपने अपनी माताजी से गुर्दा लिया, क्या उससे पहले आपने भी इस तरह की मार्केट में कहीं तलाश की थी? मुझको तो इस तरह की जरूरत नहीं पड़ी, मेरी माताजी फौरन ही तैयार हो गई। तो क्या उनके मन में कोई डर, जैसे होता है लोग समझते हैं कि अगर हमने एक दे दिया, अगर कल को हमारा एक खराब हो गया तो हम क्या करेंगे? क्या इस तरह की सोच या इस तरह के सवाल? इस तरह के सवाल आते हैं, लेकिन हॉस्पिटल में काउंसलर होते हैं जो काउंसलिंग के द्वारा डोनर को ये समझाते हैं कि गुर्दा देने में कोई तकलीफ नहीं है और गुर्दा देने के बाद बिल्कुल नॉर्मल लाइफ इंसान जी सकते हैं। और अब आप अपनी सिस्टर से गुर्दा लेने वाले? जी हाँ। तो वो तैयार हो गई है? जी हाँ, वो पूरी तरह तैयार है। क्या जो उनकी फैमिली है उसमें कोई समस्या या कोई परेशानी है इस तरह का? कोई शुरू में कुछ ऐसा लग रहा था, लेकिन काउंसलिंग के बाद वो भी तैयार हैं। तैयार हो गए। चलिए, ये इनके साथ में अच्छा है कि इनके परिवार के सदस्य इनके साथ रहे, इनको मार्केट में जाके किसी से गुर्दा लेने की जरूरत नहीं पड़ी। हमारे साथ यहाँ प्रोफेसर संदीप गुलेरिया साहब बैठे हुए हैं जो कि ट्रांसप्लांट सर्जन है, एम्स से आते हैं।
डॉक्टर साहब स्वागत है आपका। मुझे ये बताइए कि जिस तरह से हम लोग सुनते हैं कि गुर्दा निकाल लिया किसी का, उसे पता भी नहीं चला, या वो तो फला ऑपरेशन करने गए थे और उनका तो गुर्दा भी निकाल लिया। ये मुझे बताइए, क्या गुर्दा निकाल लेना या ये जो पूरी प्रक्रिया क्या ये इतनी सिंपल हो गई है अब कि आपको पता नहीं चलता, या कितना वक्त इसमें लगता है? लोगों की जानकारी के लिए मैं आपसे पहले तो ये जानना चाहती हूँ। देखिए मैडम, ऐसा है कि जो ट्रांसप्लांट ऑपरेशन है ये एक बिल्कुल प्लान्ड ऑपरेशन है। यानी कि सबसे पहले आपको डोनर में जांचें करनी पड़ेंगी ये देखने के लिए कि डोनर एक गुर्दे पे बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। आपको समझना चाहिए कि इस पूरे चक्कर में अगर कोई आदमी बिल्कुल स्वस्थ है तो वो सिर्फ डोनर है, और डोनर अगर जैसे हमारा प्रोग्राम है तो लाइव रिलेटेड डोनर है, तो हमें ये देखना है कि इसमें डोनर में कोई रोग नहीं है। ये तो है नहीं कि उसके गुर्दे में कैंसर है या कोई पथरी है। उसका गुर्दा इसलिए निकाला जा रहा है क्योंकि वो अपने भाई बहन माता पिता की मदद करना चाहता है। तो पहले तो डोनर के खूब सारे टेस्ट होते हैं देखने के लिए कि उसका गुर्दा ठीक है। फिर ये देखा जाता है कि उसमें ब्लड सप्लाई कैसा है। फिर टिश्यू मैचिंग की जाती है, और ये ऑपरेशन लगभग 3 से 4 घंटे तक ले सकता है। तो ये कहना कि मैं ऐसे हॉस्पिटल गया और किसी ने मेरा गुर्दा निकाल दिया, ये तो प्रेस वो है, ऐसा करना बिल्कुल असंभव है। इट इज नॉट पॉसिबल। बड़े नर्सिंग होम, बड़े हॉस्पिटल की जरूरत पड़ती है। गुर्दे को निकाल के ठंडा किया जाता है, मरीज को दवाइयां दी जाती हैं। तो ये बड़े छोटे छोटे नर्सिंग होम में नहीं किया जा सकता। ये प्लान्ड ऑपरेशन है, और ये जो है ये सब गलत जी। तो जिस तरह की खबरें हम सुन रहे हैं अभी, क्योंकि गुड़गांव हमारे पास एग्जाम्पल बिल्कुल फ्रेश है हमारे दिमागों में, पहले भी इस तरह के उदाहरण हमारे सामने, लेकिन गुड़गांव की भी अगर थोड़ी देर के लिए बात कर लें कि एक छोटा सा एक नर्सिंग होम जिसके बारे में लोगों को इतना पता भी नहीं था, क्या इस तरह की जगहों पर इस तरह के ऑपरेशंस किए जाते हैं, किए जा सकते हैं? क्या संभावना हो सकती है? और क्या एक डॉक्टर तो जाहिर है ये नहीं कर सकता, उसके लिए बहुत मतलब प्रोफेशनल और बड़े सुलझे हुए और मंजे हुए डॉक्टर्स की जरूरत पड़ती होगी? देखिए, इसमें बड़ा जरूरी है समझना कि हो सकता है जो अमित कुमार जी ये सिर्फ फेस हों, तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत सारे नेफ्रोलॉजिस्ट और ट्रांसप्लांट सर्जन इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि इट्स अ बिग ऑपरेशन। इसमें आपको 4 से 6 डॉक्टरों की जरूरत पड़ती है। ऑपरेशन के बाद भी मरीज को लगभग 2 से 3 हफ्ते हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो आपको फौरन उनको कभी डायलिसिस पे कभी आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ता है। तो स्मॉल नर्सिंग होम में करना लगभग असंभव है। ये हो सकता है कि यहाँ पे ट्रांसप्लांट होकर मरीज को कहीं और शिफ्ट किया जाए पोस्ट ऑपरेटिव इलाज के लिए, ये संभव है। पर नॉर्मली छोटे नर्सिंग होम में ऑपरेशन कराना मरीज के लिए सेफ भी नहीं है और करना भी लगभग असंभव है। ओके, हमारे साथ आरती विज यहाँ बैठी हैं, जो कि एडिशनल प्रोफेसर हैं एम्स में ऑर्गन रिट्रीवल बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन, और वो जिसको कहते हैं हम लोग, उसकी इंचार्ज हैं। आरती जी, आप मुझे बताइए, एम्स मतलब इतना बड़ा अस्पताल, सब लोग जब भी होता है भागते हैं वहीं, क्या स्थिति है और आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस है? खासतौर से अगर हम मानव अंगों की बात करें, कितना बैंक हमारे पास वहां पर मौजूद रहता है, कितने लोग हैं जो आगे आते हैं? देखिए, डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई बहुत कम। लेने वाले बहुत ज्यादा, देने वाले बहुत कम। उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि जनरल अवेयरनेस ब्रेन डेथ की कुछ कम है। ये जो लाइव ऑर्गन्स हैं जैसे कि किडनी, लिवर, हार्ट, पैनक्रियास, ये सिर्फ ब्रेन डेथ वाले केसेस में ही हम लोग रिट्रीव कर सकते हैं। और ब्रेन डेथ क्या होता है और ब्रेन डेथ ही डेथ होता है, ये बहुत मुश्किल है लोगों के लिए समझना। तो पहली तो यही दिक्कत आती है कि उस कॉन्सेप्ट को समझना कि पेशेंट इज डेड नाउ। दूसरी चीज ये है कि ये जो केसेस ब्रेन डेथ जैसे होते हैं, ये नॉर्मली हादसे में होते हैं। जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, वैसे ही फैमिली बहुत शॉक्ड है। जब आप फैमिली को अप्रोच करते हैं अंगदान के लिए, वो उस टाइम बहुत ग्रीफ में होते हैं, बहुत शॉक में होते हैं कि एक हेल्दी नॉर्मल इंसान का एक्सीडेंट हो गया, हेड इंजरी होगी और ब्रेन डेथ हो गई है। और ब्रेन डेथ में देखने से मरीज, क्योंकि नॉर्मली लोगों का मानना है कि जब पल्स बंद हो जाती है, दिल का धड़कना बंद हो जाता है तो डेथ होती है। तो वो समझाया जाता है, उनको बताया जाता है कि ये तो आर्टिफिशियल सपोर्ट है, पर उसको एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल होता है लोगों के लिए। ऑल्सो कुछ कभी कभी रिलीजियस मिथ्स होते हैं, तो लोग कहते हैं हम नहीं ऐसा कर सकते, हो सकता है अगले जन्म में हम इस अंग के बिना हमारा